दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में एनसीईआरटी की पुस्तकों का बहुत महत्व है और तैयारी के प्रारंभिक चरण में प्रत्येक अभ्यर्थी को इन पुस्तकों का अध्ययन करने की सलाह दी जाती है। ऐसा इस कारण है कि ये पुस्तकें बहुत ही सरल और सुबोध भाषा में लिखी गई हैं, जिससे इनको समझना बहुत आसान होता है। एनसीईआरटी की अध्ययन सामग्री प्रामाणिक होती है और यदि आप आधारभूत अवधारणाओं यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं तो आगे आपको किसी कठिन टॉपिक को समझने में बहुत दिक्कत नहीं होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी श्रृंखला में आज से हम शुरू कर रहे हैं इतिहास, जिसके अंतर्गत आज आप पढ़ेंगे 6वीं कक्षा की इतिहास हमारे अतीत भाग 1 का अध्याय 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें आप बहुत ही आसानी से जान पाएंगे कि अतीत या इतिहास के बारे में पता कैसे लगा सकते हैं। उस समय लोग कहाँ रहते थे, उनका जनजीवन कैसा था, उस समय लिपि थी तो कैसी थी, और पुरातत्वविद कौन होता है, इतिहास में तिथियों का महत्व क्या है, ईसा पूर्व और ईसवी सन में क्या अंतर है, और समय की गणना या तिथियों की गणना कैसे की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अध्याय 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो दोस्तों यहाँ पे एक बच्ची है रशीदा, इसका क्या सवाल है। दोस्तों रशीदा बैठी बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी यानी एक हेडिंग पे पड़ी, 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो ये कैसे पता लगाएं कि 100 साल पहले या बहुत पहले क्या हुआ था। दोस्तों ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, हम रेडियो सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं या टेलीविज़न देखते हैं। और ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जो उस समय की स्मृति या उसकी याददाश्त रखता हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है। तो दोस्तों अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। सवाल ये है कि अतीत या इतिहास के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे क्या क्या, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, हम आखेटकों या शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकार, कलाकारों, संगीतकारों और वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे और कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन सा नाटक देखते थे या फिर कौन सा गीत गाते थे। इस क्रम में सबसे पहले ये जानते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। तो दोस्तों एक मानचित्र अभी आपको दिखाया जाएगा, उसमें आपको नर्मदा नदी का पता लगाना है और कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर रह रहे हैं। कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं और यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक यानी अपने आसपास के जंगलों से या जो संपदा है वहाँ से खाने पीने के लिए चीज़ें और जीवन यापन के लिए सामग्री एकत्र करना। संग्राहक यानी इकट्ठा करने वाला। तो यहाँ रहने वाले लोग कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वो क्या करते थे, जड़, कंदमूल, फल और जंगल के अन्य उत्पादों को यहीं से संग्रह किया करते थे यानी इकट्ठा करते थे। वे जानवरों का आखेट या शिकार भी करते थे। और इसके बाद जब आप उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाएंगे तो इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया और ये लोग गाँव में रहते थे। इसके बाद जब आप उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाएंगे तो ये ऐसे क्षेत्र थे जहां सबसे पहले खेती का यानी कृषि का प्रारंभ हुआ और यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में थे। तो देखिए ये दोस्तों इंडिया का मैप है, आप यहाँ से बहुत कुछ जान सकते हैं। सबसे पहले आपको जो आया था नर्मदा नदी, यहाँ पे लाखों वर्ष पहले से मानव निवास करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा आया था ये देखिए सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, यहाँ पर स्त्री पुरुष जो है वो खेती किसानी का कार्य करते थे और जानवर भी पालते थे। इसके अलावा ये देखिए
जो आपका गारो पहाड़ियों वाला क्षेत्र है वो उत्तर पूर्व में स्थित है, गारो पहाड़ियों वाला क्षेत्र। इसके अलावा जो विंध्य पर्वत की बात हुई है, विंध्य पर्वत यहाँ पर है। देखिए विंध्य पर्वत जो है दोस्तों, आपका विंध्य पर्वत देखिए सोन नदी और चंबल नदी वाला एरिया यहाँ पर है, नर्मदा। यहाँ पर सबसे पहले विंध्य पर्वत के या विंध्य पर्वत श्रेणियों के उत्तर हिस्से में यहाँ पर सबसे पहले कृषि प्रारंभ हुई थी। तो ये जो हमारी नदियाँ थीं ये सभ्यता के केंद्र और यहाँ पर जनसंख्या और कृषि का बसाव हुआ था, क्योंकि नदियों से वहाँ से लोगों को पीने के लिए पानी, सिंचाई के लिए जल भी उपलब्ध हो पाता था। तो ये जो हमारी सभ्यता का विकास हुआ है ये नदियों के आसपास ही हुआ है, ऐसा हमने पिछले अध्याय या पिछले पुस्तकों में पढ़ा था। इसके अलावा दोस्तों सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ जो हैं वो हैं, उसके किनारे भी कई प्रकार की सभ्यताएं या कई प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ था। और देखिए सिंधु और इसकी सहायक नदी, तो सहायक नदी क्या होती है दोस्तों, उसके बारे में जानते हैं। तो सहायक नदियाँ वे नदियाँ होती हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। सहायक नदियाँ मुख्य नदी की सहायक वितरिकाएं या सहायक नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलकर प्रवाहमान होती हैं। और लगभग सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के आसपास 4700 वर्ष पूर्व कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा और इसकी सहायक नदियाँ जैसे यमुना, सोन नदी और तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा और इसकी सहायक नदी जो है वो सोन, इन नदियों का पता लगाइए, आप मैप में आसानी से इनको देख सकते हैं। ये जो हैं भारत के जो है केंद्रीय भाग में थोड़ा सा उत्तरी हिस्से में ये नदियां बहती हैं। और गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध और वर्तमान में बिहार राज्य जो है ये मगध क्षेत्र से जाना जाता था। मगध के जो शासक थे वो बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने एक विशाल साम्राज्य का स्थापना किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे कई विशाल साम्राज्यों और राज्यों की स्थापना हुई थी। दोस्तों ये देखिए भारतीय उपमहाद्वीप क्या है, इसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मानचित्र आपने देखा है ये एक बार फिर से इस पे नज़र डाल लेते हैं। ये जो हमारा मानचित्र है भारत का प्राकृतिक मानचित्र, इसमें हेडिंग जो दी गई है उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र। तो ये देखिए भारत है, ये जो मानचित्र है भारत है और इसमें नदियाँ और कुछ पहाड़ियों के चित्र दिए गए हैं। तो प्राकृतिक मानचित्र में जो प्राकृतिक स्थिति किसी देश की होती है उसका खाका खींचा जाता है। इसमें नदी, झील, पर्वत, पहाड़, पठार ये सब शामिल किए जाते हैं। तो उपमहाद्वीप या सब कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने पहले कहा था कि एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं वो छोटे छोटे शब्द या बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं आपके किसी शब्द के बारे में सबसे छोटी और जो मतलब प्रारंभिक जानकारी होती है वो यहाँ से प्राप्त की जा सकती है। और जब आप इन छोटे छोटे शब्दों के बारे में जानते रहेंगे तो आगे जब भी ये शब्द आएंगे तो आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। तो उपमहाद्वीप के बारे में जानते हैं क्या होता है। तो ये जो आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये जो बड़ा क्षेत्र है दोस्तों जिसमें आधुनिक समय में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका शामिल हैं। अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता हुआ ये जो भूभाग है इसमें दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया के समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो ये एक बड़ा क्षेत्र है भारतीय उपमहाद्वीप जिसके अंतर्गत वर्तमान काल के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका आदि शामिल हैं। तो आप समझ गए होंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप से आप क्या समझते हैं। दोस्तों अब आइए देखते हैं कि जो महाद्वीप या सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा लोग करते थे। प्राचीन समय से ही लोग एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा करते थे और कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों और समुद्रों के कारण यात्रा कठिन और जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। लोग कभी काम की तलाश में, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, कभी
कभी सेनाएं जो हैं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की यात्रा करती थीं। और इसके अतिरिक्त व्यापार और वाणिज्य यानी व्यापारी कभी काफिलों में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। इसके अलावा धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव और एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की उत्सुकता में भी यात्रा किया करते थे और इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने और समझने का अवसर भी मिलता था। तो यात्राएं प्राचीन काल से की जाती थीं, कभी काम के लिए, कभी व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए और कभी अपना साम्राज्य या क्षेत्र विस्तार के लिए, युद्ध लड़ने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते थे। और प्रश्न ये है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। तो दोस्तों, आप जब मानचित्र को देखेंगे तो पहाड़ी, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर न सके, वे पर्वतों ऐसा कर सके। जो लोग चाहे वे पर्वतों की ऊंचाई छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहाँ बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को भी समृद्ध किया था। कई सौ वर्ष पहले लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे से जानते और समझते रहे हैं। तो हमारे देश का नाम जो भारत है वो कैसे पड़ा, इसके बारे में भी जानते हैं। तो दोस्तों, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया और भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस से हुई है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में जब हम ईरान और यूनान का पता लगाते हैं तो लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। तो इंडिया जो अंग्रेजी में इंडिया नामकरण है, ये नाम ईरानियों और यूनानियों ने, जो कि उत्तर पश्चिम से आए थे, उन्होंने सिंधु नदी के पूरब वाले स्थित भूमि प्रदेश को हिंदोस या इंडोस और इंडिया कहा था। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता था और इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। और बाद में भरत, जो यहाँ के भरत लोग थे, भरत जन थे, उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ गया। अतीत के बारे में दोस्तों कैसे जानें, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अतीत या इतिहास के बारे में कैसे जानें। तो अतीत के बारे में जानकारी के लिए कई प्रकार के स्रोत हो सकते हैं, कई तरह से अतीत की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थीं और हाथ से लिखी गई पुस्तकों को क्या कहा जाता है? पांडुलिप। हाथ से लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिप कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिप के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द और लैटिन में मेनू शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला हुआ। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों और हिमालय क्षेत्र में उपजने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ऐसा क्यों होता था? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए था कि जो पांडुलिपियाँ थी ताड़पत्र और भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो ऐसा इस कारण से था क्योंकि उस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। ये देखिए नीचे जो एक चित्र है, ये ताड़पत्रों से बनी गई पांडुलिपि का एक पृष्ठ है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था और भुर्ज पेड़ की छाल से बनी एक ऐसी ही पांडुलिपि को आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर लिखावट में ये पांडुलिपि लिखी गई है और ये भोजपत्र पर लिखा गया भुर्ज पेड़ की छाल से बनी एक पांडुलिपि आप यहाँ देख सकते हैं। तो पांडुलिपि आप समझ गए क्या होती है। हाथ से लिखी गई जो पुस्तकें हैं उनको पांडुलिपि कहा जाता है। पांडुलिपि
पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट भी कहा जाता है। और पांडुलिपियाँ जो हैं दोस्तों, उनका संरक्षण तो ऐसे इतना आसान नहीं था कि इतने वर्षों में वो ऐसे रह पाएँ। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया और कुछ नष्ट हो गई। ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ आज उपलब्ध भी हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं का जिक्र है, राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान और सभी प्रकार के विषयों की चर्चा इसमें मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में लिखे गए हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, ये सामान्य जन की भाषा थी प्राकृत और पाली, जबकि संस्कृत जो थी श्रेष्ठ जनों की भाषा थी। इसके अलावा पांडुलिपियों के अलावा हम अतीत के बारे में जानकारी के लिए अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, अभिलेख किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। अभिलेख क्या है? तो अभिलेख ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह से इस पे उभरवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों सहित अनेक स्त्री पुरुषों ने अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा भी अभिलेखों में देते थे। और देखिए, लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख जो चित्र में आप देख रहे हैं, ये अफ़गानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है और इसमें अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में आप अध्याय 8 में आगे पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपि क्या है? तो दोस्तों, लिपि जो होती है लिखावट के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं और जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं और जब उसी भाषा को हम लिख देते हैं तो वो लिखित रूप में एक लिपि के रूप में उसको लिपिबद्ध किया जाता है। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और आरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों और भाषाओं में लिखी गई है। तो आपने समझ लिया कि अभिलेख किसे कहते हैं। इसके अलावा लिपि और भाषा क्या होती है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं जो हैं वो अतीत के जानकारी के लिए सहायक हो सकती हैं। जो कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? पुरातत्वविद। पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता था। जो व्यक्ति पुराने समय में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं और चीज़ों का अध्ययन करता था। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। ये औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण और सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की, पक्की मिट्टी की तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं और ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। यहाँ पर देखिए, एक घड़ा है। ये एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। इसी तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। इसके अलावा ये देखिए, एक चांदी का पुराना सिक्का है और इस तरह के सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व होता था। लेकिन ये जो सिक्के हैं, ये आज जो हमारे द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे हैं उन सिक्कों से पूरी तरह अलग हैं। दोस्तों, जो पुरातत्वविद या आर्कियोलॉजिस्ट होता है, ये जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। ये इसलिए कि वहाँ पर पहले कौन से जीवधारी पाए जाते थे और इससे उनको ये जानने में मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं, लेकिन यदि अन्न के दाने और लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले रूप में बचे रहते हैं। इसके अलावा क्या पुरातत्वविदों को कपड़ों के अवशेष भी मिलते होंगे? तो पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो स्रोत क्या है? स्रोत इतिहास के स्रोत या अतीत को जानने के स्रोत क्या हैं? तो दोस्तों, ऐसे सभी चीज़ें जिनसे हमें अतीत के बारे में जानकारी मिल सकती है उसे स्रोत कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से इतिहास के स्रोतों में पांडुलिपियाँ, अभिलेख और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियाँ हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। तो इतिहास
इतिहासकार किसे कहते हैं? पुरातत्वविद उन्हें कहते हैं जो पुरानी चीज़ों या पुराने समय की चीज़ों जो नीचे दब गई हैं उनकी खुदाई आदि के द्वारा उनका निष्कर्षण करके उनका अध्ययन करते हैं। लेकिन इतिहासकार जो अतीत का अध्ययन करता है उसे इतिहासकार कहते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। इसलिए इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो अतीत एक है या अनेक, ये जानना भी जरूरी है। तो दोस्तों, इस पुस्तक का जो शीर्षक है छठी कक्षा का इतिहास का, वो है हमारे अतीत भाग 1। तो यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। कैसे? तो ऐसे कि पशुपालक और कृषकों के लिए जीवन जो था वो राजाओं और रानियों के जीवन से, व्यापारियों और शिल्पकारों के जीवन से अलग होता था। और जैसा हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अपने अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों के पालन करते थे। उदाहरण के लिए अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके और फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके अलावा शहरों में रहने वाले लोग जो हैं वो अपने भोजन की आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह का भेद अतीत में भी विद्यमान था। इसके अतिरिक्त एक अन्य अंतर ये भी है कि उस समय शासक अपनी जीत या विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे। उनका अभिलेखों में वो उत्कीर्ण करवाते थे, इसलिए उनके बारे में आज भी जानकारी प्राप्त है। लेकिन शिकारी, मछुआरे, कृषक और पशुपालक जैसे आम आदमी अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में पुरातत्व की सहायता से हम उसके जीवन और उनके बारे में आसानी से नहीं जान पाते। लेकिन अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अगला जो टॉपिक है दोस्तों, तिथियों का महत्व। तो जो तिथियां होती हैं उनका क्या महत्व है इतिहास के अध्ययन में या अतीत के अध्ययन में, उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, यदि कोई आपसे तिथि के विषय में पूछे तो आप शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताएंगे। वर्ष की ये गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जो वर्तमान में हम वर्ष, तिथि, दिन और महीना प्रयोग करते हैं, ये ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से इसकी गणना की जाती है। और 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ये होता है ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष के बाद। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व या ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। और इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो ये जो इतिहास हैं और उनकी तिथियां हैं, उनके बारे में आपको आसानी से समझने के लिए ईसा पूर्व और ईसवी सन के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों, अंग्रेजी में जो बीसी होता है और एक शब्द होता है एडी। तो अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व जिसे कहते हैं, इसका तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व होता है। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईस्वी लिखा हुआ पाते हैं। यह एनो डेमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना हुआ है जिसका अर्थ है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष। तो कभी कभी एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई का अर्थ होता है कॉमन एरा और बीसीई का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा। तो इन सब शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि दुनिया के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। ये जो कैलेंडर आज हम प्रयोग करते हैं इसे ग्रिगोरियन कैलेंडर कहा जाता है दोस्तों। और भारत में तिथियों के रूप में इसका प्रयोग लगभग 200 वर्षों से आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के वीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले। तो देखिए, आप आसानी से समझ गए कि बीसी और एडी क्या होते हैं। तो बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व और एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी यानी ईसा के जन्म के बाद। एक देखिए अन्यत्र करके एक बॉक्स में दिया है
कि आपको इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। आपने पढ़ा कि अभिलेख जो हैं दोस्तों वो कठोर सतहों पर पत्थर या धातु के पत्रों पर उत्कीर्ण कराए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व भी लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है और समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं और लिपियों में आज तक बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान तब ये कैसे जान पाते थे कि क्या लिखा हुआ था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। जैसे अज्ञात लिपि को जानने की एक कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र में मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। देखिए ये चित्र, इनको आप ध्यान से देखिएगा। और राजा रानी मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों यूनानी और मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में लिखा हुआ है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता था। और इसके बाद विद्वानों ने यूनानी और मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि आप देख सकते हैं, एल अक्षर के लिए शेर और ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हुए हैं। जो एक बार जब उन्होंने ये जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त होते हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकते हैं। तो अभिलेखों को पढ़ने के लिए कोडिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्योंकि उस समय जो लिपियां थी वो वर्तमान में नहीं प्रचलित रह पाई हैं। तो इसलिए विद्वान कोडिंग सिस्टम के द्वारा उनको समझने और जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा छठी कक्षा की इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत भाग 1 का अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और जो शब्दावलियाँ आपके लिए प्रयोग की गई हैं, जैसे पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्वविद, इतिहासविद या इतिहासकार, इन सब के बारे में आप आसानी से जान गए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।